अग्रवाल। मैं बिल का तो समर्थन करता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि बहुत से बैंक को हम लोगों ने अधिकार दिए, कई बिल पास करे। ये आखिरी अधिकार का बिल होना चाहिए और इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि अभी और भी कोई बैंक को अधिकार देने हैं, क्योंकि हम लोग इतने अधिकार देते चले आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि आप उद्योगपतियों को तो ठीक मान रहे हैं कि बैंक का पैसा ले गए, लेकिन आपके कितने सीएमडी, कितने मैनेजर उसमें मिले हुए हैं जिन्होंने उन लोगों को पैसा दे दिया इतना जितनी उनकी हैसियत नहीं थी। और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम 13% एनपीए पे चले गए। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एनपीए में चला गया। आज बैंकों के सामने स्थिति इतनी खराब है, आप 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बजट से देते हैं बैंकों को, लेकिन उसके बाद भी बैंकों की स्थिति जो खराब हो रही है वो आप संभालिए। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध हूँ जो आप इकोनॉमिक अफेयर में जितने भी एक्ट बना रहे हैं उसमें आप जेल जाने का प्रावधान कर रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल पक्ष। प्रजातंत्र के 4 खंभे माने गए हैं हम लोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, लेकिन आज आपकी सरकार ने खंभे बदल दिए। अब हो गई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पीएमएल। आप देखिए माननीय मंत्री जी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आज इतना स्लम है। आपकी नोटबंदी के बाद तो इतना बुरा असर हुआ है, आपने जो नोटबंदी के बाद इतना बुरा हाल इंडस्ट्री का हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा 4 सेक्टर में लगा हुआ था। एक आपका स्टील, आपने स्टील वालों को राहत दी, चलिए पता नहीं वो लोग बराबर पे आए कि नहीं आए, लेकिन स्टील वालों को कुछ राहत आपने दी। इसके बाद आपकी पावर इंडस्ट्री, जितने पावर सेक्टर के लग रहे हैं वो पावर इंडस्ट्री के सामने प्रॉब्लम में पावर खरीदार नहीं कोई। पीयूष जी हर जगह कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस है, लेकिन तो भी राज्य खरीदेगा, राज्यों के पास पैसा नहीं। राज्यों के विद्युत परिषदों ने इतना लोन बैंकों से ले लिया, सारा घाटा। राज्य विद्युत परिषद कौन ऐसा राज्य जिसका विद्युत परिषद बहुत अधिक घाटे में नहीं है, और सबने सरकार की गारंटी पे लोन ले लिया। विद्युत परिषद की स्थिति है चुकाने की नहीं। एक ये भी आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है। और रियल एस्टेट में कितना पैसा लगा, हम लोग रोज पढ़ते हैं, रेरा बन रहा था, अब तो हमारे चेयरमैन हो गए। मैं उस समय भी कह रहा था कि आप रेरा के माध्यम से ठीक आप लगाइए, जो लोग रियल एस्टेट के नाम पर लूट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आज रियल एस्टेट का सेक्टर बंद होने के बाद इतनी बुरी स्थिति है। 12 करोड़ लोग सिर्फ रियल एस्टेट बंद होने के कारण बेरोजगार। हम चाइना से कंपटीशन कर रहे हैं। चाइना में 2% ब्याज पे लोन और 2 रुपया बिजली यूनिट। लेबर वहाँ सस्ता, लेबर को फिक्स है कि इतना काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो लाल झंडा लेके लेबर के निकल पड़ते, काम ही नहीं करते। हम उस चाइना से जब कंपटीशन करेंगे और हम 14-15% पे ब्याज देंगे और हम उस ब्याज को अगर ठीक तरीके से नहीं वसूलेंगे, मैं तो आप कहता हूँ आप लीजिए बिल पास कर दीजिए, लेकिन एक बार जो उद्योगपति देना चाहते हैं उनको एक बार रिशेड्यूल कर दीजिए, दोबारा ओटीएस का चांस दीजिए और तिबारा आप वसूली कस के करिए। हम लोग नहीं मना करते, क्योंकि लेकिन मुझे दुख है, ऐसा कौन सा बैंक का मैनेजर या सीएमडी है जो रुपया लिए बिना कर्ज दे रहा है। और एक तो तमाम पकड़े भी गए, सीबीआई ने भी पकड़ा। आज तमाम सीएमडी का बट्टे खाते तो देख लीजिए सीएमडी का कितना है। रिजर्व बैंक ये नहीं बताता नोटबंदी के बाद कितने नोट आए, वो गिन ही नहीं पा रहे हैं। हमारे हरदोई में एक बैंक मैनेजर हमसे बोला कि अभी तो रुपए हमारे पास रखे, रिजर्व बैंक गए नहीं है, तो कब तक रिजर्व बैंक इसको गिनेगा। मैं तो कहूँगा आज आप ही घोषणा कर दीजिए, बता दीजिए। आरबीआई नहीं बता पाई है। हम लोगों ने उस दिन फाइनेंस कमेटी में उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कि कितना रुपया अभी तक आपके पास आया है, वो बता ही नहीं पा रहे थे। राज्यों ने कर्जा माफी की घोषणा करनी शुरू कर दी। क्या कर्जा माफी किसानों के लिए एक प्रॉब्लम, किसानों की समस्या का समाधान है?
आप तो खुद ही बोले थे कि केंद्र सरकार कर्जा माफी के पक्ष में नहीं है, लेकिन राज्य सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्जा माफी की घोषणा कर दी। जियो आज तक जारी नहीं हुआ और मुझे बताया गया जियो इस मारे नहीं लागू होगा। उसमें इतने प्रावधान कर दिए बाबू लोगों ने कि वो जियो जारी होने के बाद किसी को कर्जा मिलेगा नहीं। फसल बीमा जो थी, आपने प्राइवेट कंपनी को फसल बीमा योजना दे दी। जितना रुपया उनको मिलता फसल बीमा, केवल 20% किसानों को मिल रहा है। 80% रुपया उन प्राइवेट, उसमें कौन लोग हैं, मैं तो मंत्री जी आपसे पूछना चाहूँगा, वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है, किन बड़े उद्योगपतियों की वो प्राइवेट कंपनी है जिनको सरकार ने फसल ऋण बीमा दिया? आप अगर बता देंगे तो आपके सामने, यहाँ सब सामने आ जाएगा कि आखिर कौन कौन लोग हैं। एक एक बीमा कंपनी को 2-2 हज़ार करोड़ रुपए साल में बच रहा है। किसान को क्या मिल रहा है? किसान तो भुखमरी में चला गया, आत्महत्या कर रहा। हमारी सरकार की कोई नीति नहीं। हम लोग रोज कहते हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ मिलता? कल ही अखबारों में निकला था कि आलू उत्तर प्रदेश में कोई कोल्ड स्टोर से निकालने वाला नहीं है, क्योंकि आलू का खरीदार कोई है नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की हम आलू खरीदेंगे। प्रोफेसर साहब ज़्यादा अच्छा जानते हैं, ये तो आलू के क्षेत्र में रहते हैं। हमसे मिला, फरक्काबाद से आलू शुरू हो जाता है, फरक्काबाद से आगरा तक। आज किसान की हालत है, किसान आलू निकाल नहीं सकता, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज को जितना पैसा देगा उतने रुपए में उसका आलू नहीं बिकेगा। नहीं होता। इन्हें कल्लाद जी को भेज दीजिए, जरा एक दिन चले जाएं, देखे आपको रिपोर्ट दे दें। ये तो सही रिपोर्ट देंगे, क्योंकि अब मैं नहीं आके कहूँगा। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि अब बैंक एक्ट बनाइए तो माल्या ऐसे को भागने का मौका भी मत दीजिए। बैंक एक्ट में कंडीशन जो विदेश भाग जाएंगे। अब आपकी विदेश में तमाम जगह से संधि नहीं, अभी शायद स्विट्जरलैंड ने आपसे संधि की है, अब वो नाम देने को तैयार हुआ, वो भी 2 साल में नाम देगा, तब तक वहाँ से रुपया सब निकल चुका होगा, तो रह क्या गया? पनामा का हम लोगों ने इतने बार कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति पनामा के केस में हटाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हिंदुस्तान में पनामा के केस में नाम सब ओपन हो गए, सारे नाम। विजय विनोद दुआ एक अपना लिखते हैं फेसबुक पे, वो उनकी तमाम न्यूज़ चलती है, उन्होंने एक एक नाम घोषणा कर दी। आप कहिए तो लिस्ट पढ़ दे पूरी जो उन्होंने नाम घोषणा की, सही है कि गलत है ये तो आप इसको करेंगे। क्यों नहीं पनामा पे हुआ? क्यों नहीं पनामा में जो लोग यहाँ, जिन्होंने पनामा में कंपनी बनाई, ब्लैक मनी भेजी और पनामा में उसको वाइट किया और एफडीआई के माध्यम से हिंदुस्तान ले आए, आखिर क्यों 10% पे उन्होंने अपना सारा पैसा वाइट कर लिया। आप भी खुश हो गए कि हमें एफडीआई इसलिए मिल गई क्योंकि विदेश से एफडीआई आ गई और वही पैसा हिंदुस्तान में वाइट मनी के रूप में आ गया। आप लोगों पे भी कार्रवाई करिए। मैं कहता हूँ रिजर्व बैंक ने हमको दिया कि 12 उद्योगपति ऐसे हैं, टोटल एनपीए का 25% उनके ऊपर। आप भी उस दिन बोल रहे थे कि 12 उद्योगपति ऐसे हैं जिनके ऊपर टोटल बैंक का जितना एनपीए उसका 25%। उन 12 के नाम क्यों नहीं घोषणा कर देते? किसान पे तो 1 लाख हो जाए कर्जा तो मालूम पड़ेगा कि तहसील में बंद कर दिया जाता, रात में बोर्ड पे नाम भी लिख दिया जाता। आपने बैंक सीक्रेट एक्ट बना दिया। हम कहते हैं उस एक्ट को भी ख़त्म करिए। आप जब सुधार ही लाना है, हर चीज़ ओपन करना है, तो हर चीज़ ओपन हो जाए। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर किसान को आपने लोन जो है बहुत सस्ता नहीं दिया तो किसान इस देश में उन्नत नहीं कर पाएगा। और वैसे भी जोत छोटी होती चली जा रही है, जोत अगर छोटी होती चली जाएगी तो किसान को लाभ क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए बैंक न रहें। अब गांव में बैंक ही नहीं है, पॉन्जी स्कीम तो इसी मारे चल रही है। मालूम पड़ा कि 1 लाख की आबादी पे एक बैंक मुश्किल से आपकी है। तमाम गांव में ऐसे हैं इंटीरियर जहां बैंक है नहीं, वो लोग पैसा कहां जमा करें? और आपका ये जो रिजर्व बैंक, जो स्टेट बैंक ने किया है कि 1 करोड़ से नीचे जो पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करेगा उसका तो ब्याज दर उन्होंने घटा दी, और 1 करोड़ से ऊपर जिसका रुपया है उसकी ब्याज दर समान रखी। आज आप ये घोषणा करिए
कि 1 करोड़ से नीचे वालों की ब्याज दर ज़्यादा होनी चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर वालों की ब्याज दर कम होना चाहिए, तो लगे कि किसानों के हित में कुछ काम कर रही सरकार। समाप्त कीजिए नरेश जी, जो भी टाइम वहाँ हो बैठ चुका है जाता हम और बाकी भी है, कह रहे थे कि समय कम है, वहाँ सभी लोग, मैंने तो समर्थन के लिए खड़ा हुआ, समय कम है ना, हमारे लिए समय कम रहा है, वो फेयरवेल भी है। मैं आपसे चाहूँगा कि जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किसानों की बुरी स्थिति है, कर्जा माफ़ी का चैप्टर कभी इससे तो और किसान में कर्जा चुकाने को उसकी नीयत खराब हो गई, वो कहता लोन ले लो, कभी न कभी कोई सरकार आके माफ़ी कर देगी, क्यों इससे तो कर्जा जो देते थे उन्होंने भी देना बंद कर दिया है। तो ऐसी स्कीम बनाइए कि बैंक्स जो हैं उनका नेशनलाइजेशन हुआ गरीबों के लिए, नेशनलाइजेशन का गरीबों को फ़ायदा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है इसके बाद अब बैंकों को कहने का बहाना नहीं मिलेगा कि हम एनपीए नहीं वसूल पा रहे। धन्यवाद।